अच्छा बच्चों, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम दो ही बच्चे हैं, हमें पता है। आपका यहाँ आना और मेरा आपको डिस्टर्ब करना, ऐसा क्यों है ताकि हमारा चैप्टर एक ही हाथ में वाइंड अप हो जाए। और हमें कितनी कोई चीज़ मुश्किल लगती है, जिसमें आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा मुश्किल लगता है, तब तक मुश्किल लगता है जब तक उसे अच्छे से ना करो। जब एक चीज़ अच्छे से हो जाए ना, तो कभी मुश्किल लग ही नहीं सकती। फिर आपको लगता है कि वाकई ये सब्जेक्ट आसान है, जबकि वो मुश्किल होते हैं। आपको क्या लगता है कि फ़िज़िक्स आपके लिए आसान है, लेकिन ट्राई ये होती है कि उसको आसान कितना किया जा सकता है। नंबर दो पे हर बच्चे को ये ज़रूर पता होता है कि उसकी अचीवमेंट के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए वो चलता है। आज आप आए हो, मेरा आपको बुलाना, इस तरह बुलाना और इस तरह काम करना, डिस्टर्बेंस तो है लगता है, लेकिन ये सारी की सारी उस मेहनत के लिए जो लास्ट के दिनों में आपको नज़र आएगी। जब लास्ट के दिनों में जिस मेहनत से आप बचोगे वो आपको अभी नज़र आएगी। एमसीक्यूज करने का मकसद यही है कि आपकी सारी बातें रिवाइज हो और आपको और इजी लगे जो आपका मटेरियल है। वर्क एनर्जी एमसीक्यूज है, एमडी कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ई कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बोर्ड पेपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही एमसीक्यूज है, देखो पहले एमसीक्यूज में हमने दो स्टेटमेंट याद की होंगी। व्हेन अ बॉडी मूव वर्टिकली अपवर्ड द वर्क डन विल बी। हमने यहाँ दो स्टेटमेंट याद की थी, मैं अगर आपको रिपीट करवा दूँ दो स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट थी, अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो वर्क डन क्या होता था, अगर आपको याद हो, पॉजिटिव। अगर यही डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट हो जाए द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यही पूछा है, जब वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। अब ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इस अर्थ की सरफेस पे है, जब इससे अगेंस्ट जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक हो, कैसे मैं करवा रहा हूँ आपके, मैं तुक्के या नहीं लगवा रहा, ताकि आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ये अब दो बातें जिस एमसीक्यूज के अंदर हमने यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एमसीक्यूज। A body move a distance of 10 मीटर along। एक बॉडी है, मूव कर रही है डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द लाइन अंडर द एक्शन ऑफ द 5 न्यूटन फोर्स। अगर 5 न्यूटन की फोर्स के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द वर्क डन इज द 25 जूल, अगर उस बॉडी पे 25 जूल का वर्क डन किया जाए तो एंगल क्या होगा फोर्स एंड डायरेक्शन के दरमियान। चलो जी हम देखते हैं। वर्क करने का मकसद क्या है कि एक बॉडी इस पॉइंट से शुरू होती है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाती है, वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, और यहाँ पे इसका क्या आ जाता है, वर्क डन। ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स आपस में जब प्रोडक्ट बनते हैं तो क्या होता है, वर्क डन होता है। हमें इतना तो पता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स कितनी हो रही है हमारे पास, 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है वो, 10 मीटर। वर्क डन कितना कर रहा है वो, 25। तो फाइंड करना क्या रह गया, एंगल। तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, नहीं एफ डी कोस थीटा। डॉट आएगा तो फिर कोस नहीं आएगा, डॉट खत्म करूंगा तो वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ थीटा फाइंड करना तो एफ डी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर, आ रही है समझ। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगी, वर्क डन की वैल्यू 25, फोर्स की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कोस थीटा। नेक्स्ट देखो, अब कटिंग करूं, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, तो क्या बचेगा, कोस इधर आके इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, और कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है हमारे पास, 60 डिग्री। और यहाँ पे मेरे पास एमसीक्यूज का आंसर क्या आ गया, 60
डिग्री। ठीक है, अभी सिर्फ एमसीक्यूज के आंसर पुट करते जाए। ठीक है, और डिटेल आपने लिखनी है वो लिख लो, ये एमसीक्यूज मैं आपको सेंड कर दूंगा स्लाइड में। लिखो नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, नेट उतार लेना। सिर्फ आप ये नहीं सेंड कर पाऊंगा ना मैं आपको, ये चीज़ें नहीं मैं सेंड कर पाऊंगा। एमसीक्यूज 1 एमसीक्यूज 2 ये हाँ है। ठीक है, लेकिन स्लाइड में आपको सेंड कर दूंगा दोनों को एमसीक्यूज। उसके आंसर नहीं होंगे, देखो आंसर नहीं मेंशन, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या नहीं है, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये कंसेप्ट है, कोई टफ है, ये सारी बातें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। एमसीक्यूज न्यूमेरिकल भी हो गया हमारा, रिपीट भी हो गई सारी बातें। नेक्स्ट कर दूंगा अभी, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये इस मेथड से मैंने यूज़ किया। आगे देखो, अब स्पेस का बटन नहीं प्रेस कर सकते जब मैं कहूँ। अगला देखो, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज। हमें पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन, अब एक बॉडी के ऊपर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स वर्क कर रही होती है। एक तो नॉर्मल फोर्स, अब एक लगाई जाने वाली एक्सटर्नल फोर्स, वो किसी भी डायरेक्शन में लगाई जा सकती है एक्सटर्नल। एक होती है, और एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स। इन सब के फोर्स के नाम होते हैं नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अगर जिस मर्जी डायरेक्शन में लगाई जाए। एक्सटर्नल फोर्स की नहीं फिक्स होती, ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज। अब जो वर्क डन है, अगर बॉडी इस तरह मूव कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है, तो एंगल किसका बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा, 180। तो cos 180 किसके इक्वल होता है, तो वर्क डन क्या हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब वो वर्क डन, मैंने आपको कहा था कि वर्क डन वो स्पेशल पूछते हैं किसका फाइंड करना। आपको ये नहीं सिर्फ कह सकते वर्क डन फाइंड करो, वर्क डन बताएंगे। पिछला जो न्यूमेरिकल था उसमें नॉर्मल फोर्स लिखा हुआ था, तो ये सारी फोर्स में से कोई एक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्क डन फाइंड होगा, क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने देखा है वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये एंगल भी होना लाजमी है। अगर एंगल नहीं होगा, और एंगल निकालने के लिए हमें पता है ये इन चीज़ों से एंगल निकल सकता है। अगर डायरेक्शन हमें पता हो, फोर्स पता हो, एंगल हम उसी लिए निकाल सकते हैं। ये 180 है, ये 90 है, ये भी 90 है और ये 0। अपनी चेयर थोड़ी सी इधर करो, जब आप लिख लो तब आपने स्पेस का बटन प्रेस कर देना, ठीक है, जब भी लिखो। ये वही एमसीक्यूज हैं जो एमडी कैड में आ चुके हैं, ये वही एमसीक्यूज हैं जो आपके पास पेपर में आ चुके हैं। मैंने इससे ज़्यादा पास पेपर में 17 एमसीक्यूज आए थे, 17 आपके पास पेपर के एमसीक्यूज, 17 से ज़्यादा आपके पास पेपर के एमसीक्यूज नहीं थे। ठीक है, और बाकी आपके एमडी कैड के ही हैं, कोई भी मैंने अपने से एमसीक्यूज नहीं बनाया। तभी आपको पता चलेगी पेपर बोर्ड का किस पैटर्न से और कितना मुश्किल बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं खुद से बनाता तो क्या पता मैं टफ बनाता और बोर्ड में वो ना आता, क्या पता मैं इजी बनाता और वो बोर्ड में वो भी ना आता। तो ये बोर्ड की थिंकिंग है, जो मैं आपकी बोर्ड की थिंकिंग आपके सामने शो कर रहा हूँ। स्पेस दबा दो बटन, दबा दिया। व्हेन द मैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल विद कांस्टेंट वेलोसिटी वर्क। अब देखो, अब मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल वॉक कर रहा हूँ, मैं वर्टिकल वॉक नहीं कर रहा, मैं हॉरिजॉन्टल। मेरी जो सरफेस ऑफ अर्थ पे वॉकिंग है वो इस तरह है, और मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वर्क डन क्या होगा, अब वर्क डन पूछा क्या होगा, ठीक है, मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो वर्क क्या होगा, इतनी बात देखे पूछे वर्क क्या होगा। अब इसमें होगा क्या, देखो, अब एक उसने एक वर्ड यूज किया, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वर्क डिपेंड करता है फोर्स है और एंगल पे। अगर फोर्स 0 हो जाए तो वर्क क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो, अगर थीटा 90 हो जाए तो
यहाँ पे फोर्स जीरो कर दूँ तो वर्क जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दूँ या एंगल जीरो कर दूँ तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना सारे ऑप्शन जीरो है, ठीक हो गया। लेकिन देखना कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे देखो एक मैन वॉक कर रहा है कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी के साथ, आदमी वॉक कर रहा है, तो आदमी का वर्क डन पूछा है यहाँ पे। मैं क्योंकि किसी को पुश नहीं कर रहा, मैं कितना वर्क डन कर रहा हूँ, मैन का वर्क पूछा गया, ठीक हो गया। मैन का वर्क जीरो आया। अब ये आया कैसे देखते हैं, इसको सच समझ लेते हैं। मैन का तो वर्क पता चल गया क्योंकि वर्क डन बाय मैन ही जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन मैन अपने ऊपर कर रहा है, किसी चीज को ना पुश कर रहा है ना उस सरफेस, मैं सरफेस पे चल रहा हूँ और मेरा वर्क डन, वो पूछ रहे क्या होगा, वो तो जीरो आ गया। अब पूछा वो जीरो आने की वजह कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमें पता है वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो फोर्स इज इक्वल टू एम में, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। और जब फोर्स जीरो हो जाएगी तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय मैन क्या हो गया, यहाँ पे इन कंसेप्ट को यूज किया, इस कंसेप्ट को यूज नहीं किया। यहाँ से पहले फोर्स निकाली, पुट की, फिर मेरे पास ये पुश मैंने किया और ये मेरे पास आंसर आ गया। देखो बातें क्लियर हो रही है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो किसका वर्क डन जीरो मैन आ जाएगा। किस किसी ने गदागारी देखी हुई है, गदागारी सबने देखी हुई है ना। आगे इधर हॉर्स है, तो एक घोड़ा क्या होता है, वो पिछले कार्ड को, यानी वो जो कार्ड जिसे वो बोलते हैं, जो जिसपे पहिए भी लगे होते हैं हमारे पास, वो क्या करता है, हम घोड़े को चलाते हैं, वो वजन आगे उठा की तरफ लेके जाता है, ऐसी है ना। तो यही देखो, अ हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट, एक कार्ड बना लेता हूँ मैं। कार्ड बना नहीं सकता, जिसे रेडी बोलते हैं आई थिंक, मैं कार्ड बना नहीं सकता, लेकिन उसको मेंशन कर लो कि ये कार्ड है, और इसको क्या कर रहा है, हॉर्स क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। जाहिर सी बात है हॉर्सेस के साथ बना होता है, हॉर्स आगे चलता है तो वो भी आगे चलती है, जैसे ही हॉर्स रुकता है तो ये भी रुकती है। अब हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ड ऑफ मैस, इस कार्ड का वजन कितना है, 50 kg के मैं कार्ड को वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। हॉर्स क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो पुलिंग अपनी तरफ खींचने को बोलते हैं। इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने बना दिया। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 मिनट, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ले कितना, 20, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय अ नॉर्मल फोर्स, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो इसकी नॉर्मल फोर्स कहाँ होगी, डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल थीटा क्यों बना दिया, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर वो वर्टिकल पुश करता तो फिर थीटा क्या बनता, जीरो। यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इधर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा दी, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, और कोस 90 किसके इक्वल होता है, जीरो। तो जीरो एफ के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर है, समझ आ रही है बातों की, किसका वो थीटा जब पैरेलल हो, यानी नॉर्मल फोर्स भी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, ये देखो थीटा यहाँ पे हो गया जीरो, ये और ये कंडीशन हो तो थीटा होता है 180, ये और ये कंडीशन हो तो होता है 90, अगर ये और ये कंडीशन हो तब भी थीटा क्या होता है 90। चार ही कंडीशन है वर्क डन की, सिर्फ हाँ जीरो का वो तो फाइंड करना पड़ता है ना, उसी को तो हमने देखना है, एमसीक्यूज कहते हैं किसे, देखने के लिए हमने कुछ ना कुछ यूज करना है। वर्क डन बाय कंप्लीट साइकिल, ये पहले भी हमने देखा था, वर्क डन बाय कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसकी वजह भी क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट साइकिल पे क्या होता है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन पे क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो 4 kg ईगल पिक अप द 75 ग्राम स्नेक। अब समझ लो, मुझे ईगल समझ लो, और मैंने एक स्नेक को पिक कर लिया। अब पिक करके मैं उसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, कितना ऊपर लेके गया हूँ उसको मैं, 2.5 मीटर, यानी मैं मैस 75 ग्राम मैस को कितनी हाइट पे लेके गया हूँ,
वो जो 4 kg ईगल है ना, वो ईगल का अपना वजन है। अगर मैं कोई कोई वर्क कर रहा होता हूँ ना किसी मैच के ऊपर, तो अपना वर्क इग्नोर होता है और उसके ऊपर ही, ठीक है। लेट करो अगर मैं चेयर को उठाना है तो मैं सिर्फ चेयर का वजन काउंट करता हूँ, अपना वजन नहीं काउंट करता। तो इसलिए 4 kg ईगल पिक अप 75 ग्राम ऑफ द स्नेक एंड द राइज 2.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड टू दी ब्रांच। ग्राउंड से लेके गया वो कितना, एक ब्रांच तक, यानी एक हद तक वो लेके गया ऊपर की तरफ, जितनी हद हमें बता दी। ये 75 ग्राम है, तो इसको मैं क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर हमने यूज़ करना है, तो कैलकुलेटर के बगैर से मैं डिवाइड करूँगा 1000 पे, तो ये किस में चला जाएगा, केजी पे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर लेना पड़ता है हमें, क्योंकि कैलकुलेटर की यूज़ करने की आदत नहीं होनी चाहिए आपको। व्हाट इज द वर्क डन टू राइज अ बर्ड ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ द, वर्क डन देखो, राइज ऊपर की तरफ वर्क डन ही फाइंड करना है। पहले भी ऊपर की तरफ जा रहा था और वर्क डन भी ऊपर की तरफ ही फाइंड करना है, तो थीटा का यूज करेंगे 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh के इक्वल हो जाएगा। मैथ कितना है हमारे पास, 75 डिवाइडेड बाय 1000, जी को 10 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि कैलकुलेटर नहीं कर सकते, 9.8 के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी और 10 के लिए कैलकुलेटर। अब अप्रोक्सीमेट आंसर करीब करीब तो आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत करीब करीब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, 9.8 राउंड ऑफ करके 10 ही कंसीडर किया जाता है, तो टेंशन ना लो, करीब करीब अगर आंसर आ गया तो आपका वो आंसर सिलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो 10 करीब के अलावा 11 12 हो सकता है इसके करीब, इसके करीब पॉइंट में तो पॉइंट ही करीब होगा, इसके करीब देखो 15 to 20 हो जाएगा, और इसके करीब तो बहुत दूर है तो उसके करीब भी हो जाएगा। तो करीब करीब आंसर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 2.5, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.5 को, ये तो पता है ना आपको। तो देखो 10 10 से काट दिया मैंने, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और फिर मैं पॉइंट को रिप्लेस करवा दूंगा। पॉइंट रिप्लेस भी करवाने आता है ना, 1000 कितने पॉइंट रिप्लेस करेगा, 3 पॉइंट रिप्लेस करेगा। इस तरह लेट करो मेरे पास 5 to 5 और नीचे 100 है, तो आपको पता है एक जीरो ये और ये 1 इसका पॉइंट रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा 5.25। जो मैथ के रूल्स हैं छोटे छोटे से, कि पॉइंट खत्म भी कर सकते हैं, पॉइंट लाया भी जा सकता है। चलो जी, अब मैं सिर्फ 75 और 25 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा 5 7 जा 35 और 37, 2 5 जा 10 और यहाँ पे आ गया 15, तो यहाँ पे आ गया 1875। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1875100। तो देखो ये इसको ये इसको ये इसको और ये इधर पॉइंट है, तो मेरा तो डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं 1.8, सॉरी ये है मेरे पास 1.875। कैलकुलेशन की समझ आई, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखना खुद। क्या हुआ, एक फोर्स नहीं थी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था उसी डायरेक्शन में फोर्स थी। उन्होंने वर्क डन ऊपर जाने का पूछा, वर्क डन हॉरिजॉन्टल जाने का पूछते तो 90 बन जाता, वर्क डन डाउनवर्ड का पूछते तो 180 बन जाता, कि वो कितना वर्क डन करेगा कि उसको इतना। अब देखो इफ द फोर्स, फोर्स गिवन है हमारे पास, लिख लेते हैं फोर्स कितने गिवन है, 4i माइनस 2j, और डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 3i 4j। वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यहाँ cos थीटा नहीं रिप्लेस होगा क्योंकि ये पहले यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एरो लगाऊंगा और ये लगेगा, तो फोर्स एफ आई, और आपको ये भी पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई आई से मल्टीप्लाई हो जाता है और जे जे से मल्टीप्लाई, ये तो सिंपल सा रूल है, सिर्फ क्रॉस का थोड़ा सा चेंज रूल है। देखो आई आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, टू 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, और जो आपका आंसर आ गया, और ये आपका न्यूमेरिकल भी था, और ये आंसर नहीं देखने थे ना मुझे। चलो खैर आप पीछे नहीं आ सकते, आगे जाओगे। चलो ये भी बड़ा मजे का न्यूमेरिकल, देखो
कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ वाटर मैस 1 ग्राम फॉलिंग। अब जो वाटर फिर ड्रॉप करवा रहा हूँ, अब ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ क्या है, वाटर है, ड्रॉप ऑफ वाटर है। इसी तरह कंसीडर कर लेते हैं जिस तरह करिए, इसका मैस कितना है, 1 ग्राम इसका क्या है, मैस है। तो इसका हो सकता है 1 डिवाइडेड बाय 1000 kg। आगे देखो, एक हाइट से वो ड्रॉप ले रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अर्थ सरफेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसको कन्वर्ट कर लूँ। अगर वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से वो फॉल कर रहा है, वर्क डन बाय द रेजिस्टिविटी फोर्स एयर। वर्क डन किसका करना है, रेजिस्टिविटी फोर्स, यानी यहाँ पे रेजिस्टिविटी फोर्स है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ एयर है, यानी ये फॉल कर रहा है और साथ इसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है, रेजिस्टिविटी की फोर्स वर्क कर रही है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारे पास मैथ कीमत दे दी हमें, वो फॉल कर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ इंटरकन्वेंशन में से, देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लग सकता है ना, ये रेजिस्टेंस नहीं आती तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इंटरकन्वेंशन होगी, ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको पता, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया कौन सी फोर्स, रेजिस्टिविटी फोर्स अवेलेबल है, तभी मैंने ये यूज किया। फाइंड क्या करना है, मैंने वर्क डन, तो उधर चला जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी किधर आ जाएगी, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, अब यहाँ से बस कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद एम से कट नहीं होता है, ऐसे क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं आपस में, कट करते हैं आपस माइनस हो रहा है। जी की वैल्यू क्या 10 कंसिडर करूँ, और ये कितनी है 1000 माइनस 1/2, मैथ कितना है 1/1000, और v का स्क्वायर कितना है, v का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1000 से घटा पीछे क्या बचा 10। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं 1/2 ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ कटिंग नहीं हो रही अभी। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 0 कितनी दफ़ा रिपीट हो जाएंगे, 2 टाइम, ठीक है। ये स्केल लेने का एक मेथड है, 5 का स्केल लो, बाकी जितने जीरो उनको डबल कर दो, 3 जीरो होते तो 6 हो जाते, 5 जीरो होते तो 10 हो जाते। अब देखो ये 2 जीरो इसे कटा, 2 को इसके साथ काटूंगा तो क्या बनता है, क्या बनता है, 2 को 25 पे डिवाइड करूंगा, 12.5 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं ऊपर तो ये क्या बनेगा, 10 माइनस 1.2, और 10 में से 1.2 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा, 8.8 कहाँ है, और मेरा आंसर किस में आ रहा है, तो 8.8 राउंड ऑफ हो रहा है यहाँ पे जाकर, समझ आया। यहाँ पे हमारा इसका भी मुश्किल थोड़ी है, मुश्किल है। अब देखो यहाँ पे मैंने 10 का से ये तो देखो ना, 25 को 2 पे डिवाइड कर लो, ऐसे ऐसे यूज कर लो, ये तो इतना आसान है, 2 1 ज़ा 2, 5 नीचे, 2 2 ज़ा 4, 1.00 यूज कर लो। मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, अगर मैं मुश्किल बना दूंगा तो फिर आपको मुश्किल लगेगी, आपके लिए बनाई इतनी आसान देनी है कि आपको पता ही ना चले। अब यहाँ पे देखो बड़ा ये आसान है, ये वही मैथ है, अगर डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो नेगेटिव, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाएगा तो पॉजिटिव, क्लियर। तो एक एमसी यूज करते हैं, फिर 2 मिनट का स्टॉप लेते हैं। व्हेन द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव, नेगेटिव क्यों हो रहा है, यहाँ पे 2 कंडीशन है ग्रेविटी होने की वजह है कि यहाँ पे बॉल
अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और जितनी ऊपर जाएगी यानी जितनी हाइट पे जाएगी, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हाइट की, जितनी हाइट पे जाएगी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और जितनी हाइट, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शन, जितनी वो हाइट पे जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास परफेक्ट है, सी हमारे पास ऑप्शन परफेक्ट है कि जिसमें ए एंड बी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो बस ये दो आप लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, काइनेटिक एनर्जी हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये बात याद करने वाली है, ये कभी भी किसी भी एमसीक्यूज में यूज हो सकती है। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे एक बात याद कर लो, अगर वर्क डन टू द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव। तो बस ये एक बात यहाँ पे यूज है, वर्क डन अगर पॉजिटिव होगा कब, जब टू दी सिस्टम, आर्बिट्रेरी का मतलब रैंडमली वर्क डन हो रहा है, और टू दी सिस्टम हो रहा है, देखें लिखा हुआ, ठीक है। अगर वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय द सिस्टम देके ऑप्शन पूछ सकते हैं, आप बाद में पॉजिटिव ही याद रखो, तो पॉजिटिव नहीं याद रख सकते, बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव, टू द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव। यहाँ पे एक बात है जो आपको शायद नहीं मिली होगी, इसी तरह है ना, बहुत सी बातें मिलेंगी नहीं, और ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ आगे कर दो, A stone of mass 1 kg drop from a height of 10 मीटर। चलो जी, स्टोन को कहाँ से गिरा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर की हाइट है, और कितने स्टोन का मैस कितना है, 1 kg। हाइट ड्रॉप करा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। वो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी बताओ कहाँ तक, यहाँ पे अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें पता है अप्रोक्सीमेट ही पूछ लिया, यानी ये आंसर आपके एग्जैक्ट नहीं आएंगे, इनके करीब करीब जो आंसर आएंगे हमने उसका बता देना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला है 1/2 mv का, क्या ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, कितना है 1 kg है, तो 1 हो गया। फिर इसका लगा दूँ, बस वेलोसिटी का लगा दो ना, 1 तो छोड़ देते हैं, 1 के किसी से मल्टी, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 14 था 196, इसको डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 98। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया। ये किससे मिलता है अप्रोक्सीमेटली, 100 से ये अप्रोक्सीमेटली आंसर हमें मिलता नजर आ रहा। हाँ, हाइट इग्नोर नहीं करनी तो एमजीएच लगा दो, वेलोसिटी इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, mgh के अंदर, तब वेलोसिटी इग्नोर हो जाएगी। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों का यूज़ तब करते हैं जब हमें नीड हो। यहाँ पे हाइट की नीड नहीं थी, यूज़ नहीं की।
अगर फॉर्मूला डिमांड करता तो मैं यूज़ करता। अब बॉडी ऑफ मैस 10 kg मूव अ पैरेलल टू द ग्राउंड। देखो ये मेरे पास ग्राउंड है, इसी पैरेलल में मूव कर रही है क्या, मैस मूव कर रहा है। कितना मैस है वो, 10 kg का मैस है, और उसका डिस्टेंस यहाँ तक, उसका डिस्टेंस कितना हो जाता है, और वर्क डन बाय अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। और इसकी ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, नीचे की तरफ, और यहाँ पे थीटा क्या बना, तो वर्क डन क्या आ गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने देखो लिखा है अगेंस्ट दी ग्रेविटेशन फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स का कहते तो फिर अलग बात होती। चलो अब पोर्टर, पोर्टर कहते हैं वजन उठाने वाले को। अगर मैं वजन उठाया तो मैं आपके लिए एक पोर्टर हो, जैसा कुली नहीं कहते, कुली भी क्या काम करता है, वजन उठाता है, इसी तरह पोर्टर कैरिंग अ लोड। एक पोर्टर वजन उठाने वाले ने एक वजन उठाया हुआ है, एंड वेटिंग फॉर अराइवल फॉर ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। वर्क डन बाय द पोर्टर क्या होगा, जीरो होगा। वो खरा इंतजार कर रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ना फोर्स लगा रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है। तो ये तो इतना आसान था कि उसका वर्क डन क्या हो गया। पॉजिटिव कब होता है, जब वो ट्रेन की डायरेक्शन में जाता। नेगेटिव कब होता है कि अपोजिट ट्रेन के जाता। लेकिन वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा है, तो उसको इंतजार करने के लिए स्टिल वेट करना पड़ा ट्रेन का। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। चलो नेक्स्ट करते हो। A cyclist come to sliding stop in 10 meter. The force on the cycle due to the road 200 Newton and opposite to the motion. How much work does road do on the cycle? यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है, यानी साइकिल चलाने वाला, टू स्काइडिंग जो पैडल मारते हैं, स्टॉप इन 10 मीटर, फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। वो फोर्स लगाता है साइकिल पे जो रोड की वजह से, वो 200 न्यूटन की फोर्स लगाता है। और ऑपोजिट आपको पता है, यहाँ पे अगर कोई साइकिल चल रहा है, यहाँ पे रुकने के लिए फ्रिक्शन की फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगी। यहाँ पे अगर मैं इसको रोकने के लिए स्टॉप लगाता हूँ तो उसी वक्त नहीं रुकेगा, तो साइकिल आगे की तरफ जाएगा और फोर्स उसके पीछे की तरफ लगेगी। ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसमें एक छोटी सी बताइए, और कितने की फोर्स लग रही है उन्हें, 200 की न्यूटन की फोर्स लग रही है साइकिल को रोकने के लिए। अगर साइकिल आगे की तरफ जा रहा है तो मुझे फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। तो यही उन्होंने कहा ऑपोजिट मोशन, हाउ मच वर्क डन, रोड रोड को कितना वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि इसको रोकने के लिए डायरेक्शन उसकी इधर थी, फोर्स पीछे रोड को लगा, रोड क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगा, पैडल तो फोर्स लगा रही है, रोड उस पर कौन सी फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगा। यहाँ पे थीटा क्या बना 90, और यहाँ पे पता चल गया मेरे पास डिस्टेंस कितना दे रहे हैं वो 10 मीटर, और थीटा कितना बना हमारा पास, क्योंकि रोड स्टॉप करना पूछे कि रोड किस तरह स्टॉप करेगा, रोड इस साइकिल के ऑपोजिट फोर्स लगाकर स्टॉप करेगा। ठीक हो गया। तो अगर मैंने भी स्टॉप करना होता तो मैंने भी उसके ऑपोजिट लगाना था, अगर मेरी डायरेक्शन में आ रहा तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं मूव करवाना था। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी लग जाएगा फॉर्मूला। वर्क डन इज इक्वल टू 2000 आ जाएगा, लेकिन माइनस में। क्लियर। A body mass of the 2 kg rise vertically by 2 मीटर। अब देखो ये तो आसान हो गया ना, एक बॉडी मैस है, राइज कर रही, कितना राइज कर रही है, 2 kg बॉडी है, 2 मीटर ही राइज कर रही है, यानी इसकी हाइट कितनी है 2 मीटर। वर्क डन फाइंड करना, तो लगाता हूँ mgh। तो यहाँ में वर्क डन इज इक्वल टू मैस कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया 40 के करीब करीब आंसर ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिया 9.8 नहीं लिया, तो 40 के करीब करीब आंसर क्या है 39। हाँ तो 39 बहुत करीब है। तो ये और 40 भी तो है ही है, 40 नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, यहाँ पे मैंने क्या पुट करना था, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता, 39.2 ही हमारे पास आंसर आएगा। करीब करीब तो आएगा लेकिन एग्जैक्ट 40 नहीं आ सकता, ये कंफ्यूज कर सकते हैं आप। तो जी की वैल्यू फिक्स है 9.8, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट लेने के लिए करते हैं हम जी की वैल्यू अपने लिए, कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए। 10 को कैलकुलेट करना आसान है एज कम्पेयर टू। अब बुलेट ऑफ मैस 10 ग्राम लीव आ रिफल एट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द। अब देखो हमें पता है मैं बुलेट को फायर करूंगा, बुलेट आगे की तरफ जाएगी और उसका बैकवर्ड जाएगा। अभी वो मैस है बुलेट का 10 ग्राम, मतलब
10 डिवाइडेड बाय 1000 kg, और उस बुलेट की स्पीड है जाने की 1000 मीटर पर सेकेंड, और वो जाके एंड द स्ट्राइक द अर्थ एट द सेम लेवल विद द वेलोसिटी ऑफ, यानी इनिशियल स्पीड जाती है और जब टकराती है तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी मिलती है हमें मीटर। तो उस पर वर्क डन ओवरकम का मतलब है कंट्रोल कर लेना, ठीक है, वर्क डन उस पर काबू पा लेता है। रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ एयर यूज की गई है, विल बी कितनी होगी, तो यानी वर्क डन ही हमने फाइंड करना है। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए मैं लगा सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, याद है फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो यहाँ से शुरू होने लगा हमारा मेथड 1/2, मैथ कितना है, इसको मैं इधर वाली साइड पे लेता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 डॉट 10 डिवाइडेड बाय 1000 वी एफ का स्केयर यानी 500 का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर मतलब 1000 का स्केयर। उसके बाद यहाँ पे देखो ये काट दो इससे, तो ये क्या बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 1000, 5 का स्केयर तो क्या बनेगा 25, 1 2 3 4 माइनस बाकी चीज़ थोड़ी सी इससे मैं रेस करता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 1000 का बनेगा, क्लियर, इन दोनों को माइनस करो तो क्या बनेगा, क्लियर, 10 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दो तो 7,50,000, 1000 में से 250 माइनस कर दो तो 750, ये 3 0, अब 750 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस में है, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, तो ये क्या एक ही आंसर माइनस में, आंखें बंद करके आंसर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर, चले, देखो हमारे आंसर भी मैच होते जा रहे हैं। अ मैन मूव अ रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अ मैन मूव अ रोलर, आपको पता है एक रोलर होता है, उसको मूव करवाने के लिए फोर्स लगाता हूँ मैं, और जो फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन की फोर्स है, अप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा हूँ वो 10 न्यूटन के लगा रहा हूँ, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 20 मीटर, अ फोर्स इन इंक्लाइंग एट द 600 ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, व्हाट विल द वर्क डन बाय द मैन इज इंक्लाइंड एट द 600, इसमें क्या है अप्लाइड फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द मैन, तो मैन का वर्क डन क्या होगा, उसने रोलर का नहीं पूछा, मैन भी तो साथ ही पुश करेगा। इस एमसीक्यूज को आगे करो, एमसीक्यू को 600 के साथ यूनिट नहीं लिखा, समझ नहीं आ रही क्या, कर दो आगे से एमसीक्यूज को, ठीक है, उसको देख लेंगे एमसीक्यूज को, ठीक है, उस मेरी स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी हुई थी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, अब हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स होती है और एक कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिकल फोर्स, और कौन कौन सी फोर्स होती है, यही तीन होती है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है ये भी पता हमें, एयर रेजिस्टेंस यानी एयर फ्रिक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, और कौन सी है फ्रिक्शन, देखो हमें याद है, तो इसमें कौन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या, तो बाकी सारे के सारे कंजर्वेटिव थे। चलो आगे, अ मैन होल्ड अ बकेट, ये भी बड़ा मजे का एमसीक्यू, बड़ा मजे का एमसीक्यू था। एक मैन होल्ड अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स 10 न्यूटन, अब यहाँ से एक बकेट बनाता हूँ मैं, फिर देखना उस बकेट को, ये मैंने बकेट बना दिया और यहाँ पे मैंने होल्ड किया, तो होल्ड करने के लिए इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़े, और यहाँ पे मैंने फोर्स कितनी लगाई हुई है 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है,
और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर रहा है। यहाँ तक उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया। कितना डिस्टेंस किया, 5 मीटर। तो जैसे ही बकेट यहाँ पे पहुँचती है, कहाँ पे, यहाँ पे बकेट पहुँचती है, तो उसका डिस्टेंस कहाँ चला जाता है, वर्टिकली चला जाता है। कितना डिस्टेंस चला जाता है उसका, यहाँ पे दो एंगल यूज होने हैं। यहाँ पे देखो, ये वर्क डन 1 फाइंड करूंगा और वर्क डन 2 फाइंड करूंगा, और टोटल वर्क डन करने के लिए मुझे वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 करना पड़ेगा। अब देखो, जब मैं वर्क डन 1 करूंगा यानी हॉरिजॉन्टल वर्क डन करूंगा, तो वर्क डन 1 कितना हो जाएगा, एंगल क्यों कितने का बन रहा है। और जैसे वर्क डन 2 करूंगा तो वर्क डन कितना आएगा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, और 90, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा। समझ आई, ये कंडीशंस हैं। यानी जब तक मैं वजन को उठा के हॉरिजॉन्टल वेट की तरफ जाता जाऊंगा, तब तक वर्क डन 0 ही रहेगा। ये भी अच्छा बात है, वर्क डन होगा ही नहीं। यानी अगर आप कोई भी सामान उठाते हो, घर की तरफ जाते हो, यानी हम वर्क करते ही नहीं, काम ही नहीं करते। चलो नेक्स्ट की तरफ, चलो नेक्स्ट करो। वर्क डन बाय अ सेंटीमीटर फोर्स, हमें पता है ऑफ द बॉडी सर्कल इज 0, वो खुद कह रहे हैं। यहाँ पे देखो बातें, वो खुद बता रहे हैं कि वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज 0। वजह बताओ जी, वर्क डन 0 क्यों हो सकता है, यहाँ तो फोर्स 0 होनी चाहिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होनी चाहिए, थीटा 9। इन तीनों में से एक चीज सेटिस्फाई करनी है। अब ये मेरे पास इन सर्कल है, और सेंटीपिटल फोर्स क्या करती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर घुमाती है, वो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के घुमाती है। तो जो सेंटीपिटल फोर्स होती है हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, कि मैं इसे अपनी तरफ खींचता हूँ। अगर सेंटर ना हो तो बॉडी ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाए, इसलिए आपकी ऑब्जेक्ट सर्कल की तरफ रहती है, यानी टुवर्ड द सेंटर। जो फोर्स होती है इन सेंटीपिटल, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, टुवर्ड सेंटर होती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, टुवर्ड सेंटर थोड़ी होता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाता है, इस तरफ जाता है ना। और जब भी वो, यानी यहाँ पे सर्कल मेरा पूरा नहीं बना इसलिए आपको ये थोड़ा सा नजर आया, जब यहाँ पे कोई माइनस होगा तो किस तरफ जाएगा, और इसकी फोर्स क्या होगी। तो एंगल कितना बना रहा है सेंटीमीटर फोर्स में, 90, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं द बॉडी मूव ऑपोजिट टू फोर्स। बॉडी मूव क्या कर रही है, टूवर्ड है, और ये ऑपोजिट है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं जाती, जो मैस है वो मूव करता है, ऑपोजिट मूव करता है। अगर मैस भी टूवर्ड फोर्स की तरफ जाता तो कभी भी वो सर्कुलर पाथ बनता ही ना। वो पीछे 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 ऑपोजिट मूव करना होता तो फिर ये मूव करती इस तरह, फोर्स की डायरेक्शन ये, और ये इस तरह मूव करती। अब तुम थर्ड देखो, द बॉडी मूव राइट एंगल टू द फोर्स, तो बॉडी किस तरह मूव कर रही है, राइट एंगल मूव कर रही है। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। ऑपोजिट होता है कि वो उधर को जा रही है, मैं इधर को, तो एंगल राइट एंगल बन रहा है। 90 का डिग्री एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल। तो जो बॉडी मूव कर रही है वो राइट एंगल पे मूव कर रही है, तो इसका ऑप्शन ये है। When a momentum of the body increase by the 200%, its kinetic energy increase by। अब यहाँ पे तो वो पूछ सकते हैं, वो काइनेटिक इंक्रीज पूछ सकते हैं परसेंटेज के अंदर। वो मोमेंटम भी डिनोट होता है ना, मोमेंटम परसेंटेज पूछ सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। आज हम इंक्रीज की कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी तो मोमेंटम गिवन होगा, तो फाइंड करने का जो फॉर्मूला वो देख लो, ये आपके पास नया ही है। काइनेटिक इन परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मोमेंटम प्लस
n का स्क्वायर। ठीक हो गया। और यहाँ पे मोमेंटम इन परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला देख लो, 1 प्लस परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी -1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। ये दो फार्मूले हैं, परसेंटेज मोमेंटम फाइंड करने का और परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड। और यहाँ पे मुझे किसका फार्मूला पूछा है, परसेंटेज ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में फाइंड, मैं बाकी रेस करने लगा हूँ, देख लो। तो ये वाला नीचे वाला रहने देते। अब मुझे मोमेंटम दिया इन परसेंटेज के अंदर, इसी तरह ही है ना, तो यहाँ पे बस पुट करूंगा काइनेटिक एनर्जी इन परसेंटेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस जो n है ना, ये फर्स्ट डिजिट है, परसेंटेज का फर्स्ट डिजिट है, ये 2 का स्क्वायर बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कितनी आ गई, 404 ऑप्शन आ गया। ये बात आपके लिए न्यू थी, ये भी बात न्यू है। इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले थोड़ा सा मैथ का रूल समझते हैं। ठीक है, मैथ का रूल क्या होता है। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक हो गया। अगर वो S1 डिस्टेंस कवर करता है यहाँ तक, S2 डिस्टेंस कहाँ से कवर करेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब S2 डिस्टेंस अपना यहाँ से स्टार्ट कंसिडर करेगा या यहाँ से, यहाँ से, यानी पिछला क्या करेगा, इग्नोर करेगा ना। और S3 कहाँ से शुरू करेगा, S2 से। तो यानी जब S2 शुरू करेगा उसका वर्क डन क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। यानी अगर वर्क डन S2 का हो रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, इसी तरह अगर वर्क डन S3 पे हो रहा है तो माइनस S1 नहीं होगा, S2, वो S2 जितना कवर करने के बाद आगे जा रहा है। इसी तरह 4 और ये 5, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर एंड द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड है। वर्क डन फाइंड करना है, 3 सेकंड दे दी, लेट करो। यहाँ से मैं बॉल ड्रॉप करता हूँ, 1 सेकंड बाद वो पूछ लेती है मुझसे, क्या कहते हैं, आरुष पूछ लेती है कि सर अब 1 सेकंड के बाद इसका वर्क डन कितना होगा। लेट करो 1 सेकंड में उसका वर्क डन यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे टाइम कितना हो जाता है, ठीक हो गया। मैथ यहाँ पे कितना रहता है, मैथ ही रहता है। और हाइट कितनी रहती है, h इज इक्वल टू h1। ग्राउंड जाने से पहले हाइट के 3 हिस्से में करने लगा, यहाँ पे हाइट कितनी हो जाती है, h1 हाइट हो जाती है। क्लियर हो जाती है, समझ आई यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, सेकंड देखो, अब यहाँ से वो फिर यहाँ पे मैं आपको वर्क डन बता के जाता हूँ। यहाँ पे वर्क डन कितना हो सकता है, देखो mg h1 ऐसी है ना, mgh1। यहाँ पे वर्क डन मेरा इतना हो जाता है। देखो सेकंड देखो वर्क डन, यहाँ से जब मैं स्टार्ट लूँ, अब 2 सेकंड बाद यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, मैथ ही रहेगा, और h किस में चला जाएगा, h2 रह जाएगा। आ रही समझ। अब यहाँ पे देखो W इज इक्वल टू आ रही समझ। इसी तरह जब मैं रोकूंगा, फार्मूला वर्क डन 1 और वर्क डन 2 का फार्मूला चेंज होता है। इसी तरह अगर मैं 3 सेकंड बाद आपसे पूछूंगा, अभी तक ग्राउंड पे टकराया नहीं है, ग्राउंड टकराने से पहले मैंने ग्राउंड टकराने से पहले सारी कंडीशन, मैं टाइम 3 सेकंड के बाद पूछूंगा वर्क डन कितना होगा। मैथ ही रहेगा, सिर्फ हाइट में चेंज आएगा। और यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, नहीं वहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का रूल आपका यूज हुआ है, बस थोड़ा सा मैथ का रूल आपका यूज हुआ है।
क्लियर। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, W1 W2 एंड W3। यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, W1 रेशियो W2 रेशियो W3। W1 रेशियो क्या है पहले, mgh1, फिर सेकेंड रेशियो क्या है mgh2, अभी वो माइनस बाद में करते हैं, और mgh3। रेशियो में तीनों आपस में क्या कट जाएंगे, रेशियो में mg कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, और ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0 थी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या टाइम यूज करना है, और हमें पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। VI 0 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, h इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अगर h1 होगा तो क्या बनेगा, T1 बनेगा। तो बस यहाँ पे h1 का मैं यूज करने लगा हूँ। h1 किसके इक्वल हो जाएगा, h1 हो जाएगा 1/2 10 और 1 का स्क्वायर। h1 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। यहाँ पे h1 किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। क्लियर। h1 में तो नहीं ना माइनस होना था कुछ भी, h2 में माइनस होना h1, तो इसको रेज करूँ। अब मैं h2 फाइंड करता हूँ, तो h2 के लिए सेम यूज करूंगा। VI 0 है तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 1/2 GT2 का स्क्वायर माइनस h1। जब सेकेंड हाइट पे होंगे तो माइनस h1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1/2 tan t कितना है, यहाँ पे माइनस h1 कितना है, तो यहाँ पे समझ आई, h2 भी कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर। h3 की बारी, h3 के लिए क्या यूज करूंगा, 1/2 GT3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो शाबाश, माइनस h2 भी आएगा, 1/2 10 T3 कितना है मेरे पास, माइनस h2 कितना है, ये कटा इसके साथ, 5 9 बार कर दो मल्टीप्लाई, स्केयर ले लो तो 9 बनेगा, 9 5 जा, ये नहीं आंसर है, आंसर है भी नहीं ये, तो किसने का ये आंसर, अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आगे नहीं है। यहाँ पे एक रूल लगता है रेशियो का, जो सबसे छोटी डिजिट्स होता है ना, नंबर होता है, उस पर डिवाइड कर दिया जाता है तीनों रेशियो पे। सबसे छोटा डिजिट क्या है, 5, तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा सारे, 5 1 सा 5, 5 3 और ये लो जी 136 था। क्लियर हो गया। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या था, 136 था, सॉरी। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, बाकी समझ आ गई थी यहाँ तक। वैसे भी जी की वैल्यू 9.8 थी, ये आंसर मुझे लगता है ठीक था। अब देखो एलिवेटर वेट, एक एलिवेटर है, मैं उसके अंदर इंटर होता हूँ तो वो मेरा वेट उठा के ऊपर की तरफ लेके जाएगी। एक एलिवेटर वेट उठा रही है, वेट लगा रही है, कितने न्यूटन का वेट वो लगा रही है, 3.5 10⁻⁶ न्यूटन से वो एलिवेटर वजन उठा रही है, और कितनी हाइट तक लेगी है, शाबाश, 1000 मीटर की हाइट पे लेगी। एयर फ्रिक्शन एब्सेंस है यहाँ पे देख लो, तो वर्क डन क्या होगा, ये वेट है WI, ठीक है, ये वर्क डन है। अब वर्क डन इज इक्वल टू होता है जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी mgh ड्यू टू द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इक्वल हो जाता है। हमें पता है जो mg इक्वल होता है, w इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वेट, mg के इक्वल होता है, 9th के अंदर पढ़ा हुआ हमने। तो W किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। अभी भी तीसरा यूनिट निकाल लेना उसका, फोर्स का, तो वहाँ पे वेट और मास का डिफरेंस देखना, वेट इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे लिख सकते हैं mg की जगह
अगर इसको साइंटिफिक कन्वर्ट करूँ तो 10 की रेज़ पावर 3, 3 + 6, तो कौन सा आंसर बना? ये लास्ट। चलो आगे कर दो साथ। अब यहाँ पे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, आपको याद हो हमने वर्क डन किया था ऐसा, ये चीज़ बना के याद है, हमने फाइंड भी किया था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, उस पॉइंट को पी का था। यहाँ पे देखो मैंने छोटे छोटे पैच बना दिया, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बना दिए थे। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के तो हमारी फोर्स भी क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। F2 F3 डिस्प्लेसमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट 2 डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे छोटे पैचेस के अंदर क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी वेरिएबल के फोर्स। यही पूछ रहे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तुम क्या करते थे, फोर्स इनटू अ स्मॉल इंटरवल करते थे, डिस्प्लेसमेंट टू स्मॉल इंटरवल करते थे, हम दोनों को स्मॉल इंटरवल करते थे। बस ये मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, सी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम लार्ज इंटरवल्स नहीं करते थे, तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। इफ द वेलोसिटी इज डबल, फिर वही चीज आ गई, तो क्या चीज, मोमेंटम इंक्रीज करेगा 4 टाइम एंड काइनेटिक एनर्जी करेगी 2 टाइम। इसमें मोमेंटम इंक्रीज करेगा एंड काइनेटिक रिमेन सेम। मोमेंटम इंक्रीज करेगा 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी कांस्टेंट। मोमेंटम इंक्रीज करेगा 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी 4 टाइम। अब हमें पता है लास्ट ऑप्शन तो बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा 4 टाइम, वेलोसिटी डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी करेगा इंक्रीज 4 टाइम। किस तरह, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, 1/2 mv का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मैं वेलोसिटी कितना कर रहा हूँ, 2v कर रहा हूँ, उसका स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m 4v का स्क्वायर। 4 कॉमन ले लूँगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 4 1/2 mv का स्क्वायर, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ प्राइम के साथ, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी, यानी 4 टाइम इंक्रीज करता है वेलोसिटी डबल का। तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 4 टाइम, लेकिन मोमेंटम कैसे 2 टाइम इंक्रीज किया, तो आप कोई मोमेंटम का फॉर्मूला दे सकता है मुझे? याद है मैंने ड्राइव करवाया था भाई, मोमेंटम का मैं फॉर्मूला ड्राइव करवाया हुआ चौथे चैप्टर में, कहीं आपको याद हो, आपको चेंजिंग का लॉन्ग के अंदर, शॉर्ट के अंदर, पहला या दूसरा टॉपिक होगा जिसमें मैंने आपको चेंज करवाया था। नहीं तो मुझे ड्राइव करना पड़ेगा 1/2 mv का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m के साथ मल्टीप्लाई भी किया और मैंने डिवाइड भी किया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, mv का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी p, और ये किधर चला जाएगा, अंडर रूट में। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितने टाइम कर रही है इंक्रीज, 4 टाइम कर रही है, क्योंकि मैंने फाइंड कर ली है 4 टाइम, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 2m 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट आ गया p। 4 कॉमन ले लूंगा तो अंडर रूट लेके बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 काइनेटिक एनर्जी p। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला, ये भी मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो इसको मैं p प्राइम कह देता हूँ और ये कह देता हूँ p। तो मोमेंटम 2 टाइम्स ऑफ द और काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स द। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया भी हुआ है, दोबारा ड्राइव करवा दिया आपने मुझे। नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं, सब नहीं लिखा हुआ, यानी कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं हमने, इसका मतलब मैंने ये भी ड्राइव किया, ये बताया भी था कि शॉर्ट में वो प्रूफ पूछते हैं। आप लिखो इसे, मैं इसे देखता हूँ ताकि आप आगे स्लाइड कर दो, जोड़ ना बोलो, ये लिखा तो है, रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी।
मिल गया? पेज ओपन भी किया हुआ फिर भी नहीं मिल रहा, सीधा ही ना कर दी कि नहीं करवाया सर ने, मर्जी है बच्चों आप। चलो नेक्स्ट करो भाई। 1 मेगावाट और इज इक्वल टू, हमें पता है 1 मेगावाट और 1 किलोवाट का तो पता है हमें, याद हो अगर आपको 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। ठीक है, अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलो को किस में कन्वर्ट करना है, मेगावाट के अंदर। किलो से मेगा जा रहा हूँ, किलो की पावर क्या होती है, मेगा की पावर क्या होती है, 3 से 6 जा रहा हूँ, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उतना टाइम इधर मल्टीप्लाई ना कर दूँ। तो ये कितना हो जाएगा, समझ आया? मैं किलो से किस में जा रहा हूँ, मेगा, तो किलो से मेगा कितनी दूर है, दूरी 3 टाइम्स दूर है, तो उतना टाइम मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया लेफ्ट राइट हैंड साइड को। चलो जी, वर्क डन डायमेंशन एज दैट सेम ऑफ दैट। चलो जी, वर्क डन की डायमेंशन बतानी किसके साथ सेम है, आप भी करो फाइंड, मैं भी करता हूँ फाइंड। फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, टार की डायमेंशन भी सेम है। पहले मैं वर्क डन की फाइंड कर लूँ, तो वर्क डन की डायमेंशन क्या है मेरे पास, के जी मीटर स्क्वायर, नहीं डायमेंशन में कन्वर्ट करता हूँ इसे। हमने वर्क डन की फाइंड की हुई है ना, मैस लेंथ की स्क्वायर और t-2। टार्क भी बेटा सेम है, m L2 t-2। दोनों के फॉर्मूले लेना, पुट करना, और यहाँ पे आपका आंसर एफ डॉट डी, एफ डॉट एल, तो सेम फार्मूला सेम डायमेंशन होगी टॉर्क की और वर्क डन की, क्योंकि इन दोनों का फार्मूला सेम है। चलो आगे कर दो। व्हेन टू प्रोटॉन आर ब्राउट टुगेदर, जब दो प्रोटॉन जब सेम चार्ज एक दूसरे को लगाए लेके आएंगे तो रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक प्रोटॉन ये है, ये बात ही समझनी है, और एक प्रोटॉन ये है, इस तरह समझ लो मेरे पास एक ये स्प्रिंग है, जैसे मैं स्प्रिंग को इस तरह की फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर आके इस पॉइंट पे आके अपने अंदर क्या स्टोर कर लेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से एक वक्त जब मैं इधर से ये फोर्स हटा दूंगा, रिमूव कर लूंगा, तो ये वापस किस तरह जाएगा, अपनी उसी डायरेक्शन। जब इनको करीब लाऊंगा मैं, तो यहाँ पे एक फोर्स लगाऊंगा जिसकी वजह से एक दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, यानी ये अपने अंदर एक फोर्स स्टोर कर लेंगे, उसे बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेंगे। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेगा, ये इलेक्ट्रिक। जैसे मैं फोर्स रिमूव करूंगा तो ये एक दूसरे से फिर, तो यहाँ पे कौन किस किस्म की फोर्स है जो एक दोनों के दरमियान रखती है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दैम इंक्रीज। तो जितने करीब आएंगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो एक दूसरे को उतनी तेज़ी से रिपेल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके दरमियान, दो प्रोटॉन के दरमियान कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इनके दरमियान। अ मैन लिफ्ट अ वर्टिकल वेट 40 kg, समझ लो मैंने एक 40 kg का मैस उठा के 1 मीटर की हाइट पे ले गया हूँ, वेट कितना उठा के, मैस कितना उठा के, 40 kg का मैस उठा के, टाइम कितना लेता हूँ मैं, 10 सेकेंड, वाइल अ चाइल्ड। चलो मैन का पहले फाइंड कर लेता हूँ, मैन का वर्क डन कितना होगा, mgh, और टाइम भी यूज़ करना है यहाँ पे क्योंकि 1 सेकेंड है और वहाँ पे 10 सेकेंड है, तो वर्क डन एफ डॉट डी ही यूज़ करते हैं। तो एफ डॉट डी से आ जाएगा, डी किसके इक्वल होता है जी, एस मल्टीप्लाई बाय, नहीं वी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी दी है यहाँ पे, नहीं दी, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वी मल्टीप्लाई बाय टी। और पावर भी नहीं ना दी, तो टाइम को यूज़ नहीं करते।
यहाँ पे टाइम को यूज़ नहीं करते, और वहाँ पे भी यहाँ तो 10 सेकंड होता है ना सेम, यहाँ पे भी 10 सेकंड कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम सेम कर लेते हैं, तो हम फिर टाइम को यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी एच, मैच कितना है 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना लेके जा रहा हूँ 400 जोल। वर्क डन बाय मैन कितना हो रहा है 400 जोल। अब वर्क डन बाय चाइल्ड कर लेता हूँ, वो कितना होगा, एम जी